मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विषय विज्ञान के केमिस्ट्री से पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जो बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि बिहार बोर्ड का हर एमवीवीआई क्वेश्चन वर्ग 10वीं और इंटर का आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए समझते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है। मैं उन सभी बच्चों के लिए जो है बहुत इजीली तरीका से एक जादुई ट्रिक के साथ मैं उपस्थित हूं कि आप रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दो पक्ष होते हैं, एक होता है LHS और दूसरा होता है RHS। ठीक है, तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक LHS और दूसरा RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। इसमें एक कॉमन चीज होती है जिसको हम लोग एरो के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। तो LHS को हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग LHS को जो समीकरण जब भी बनाते हैं तो उसका जो LHS पार्ट होता है, जो LHS हिस्सा होता है, उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक की परिभाषा हमने पार्ट 1 केमिस्ट्री का पार्ट 1 हमने बनाया है, आप वहाँ पे जाकर समझ लीजिएगा कि अभिकारक क्या होता है। ठीक है, फिलहाल LHS को हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसका एक और नाम है जिसको हम लोग कह सकते हैं क्रियाकारक। ठीक है, अभिकारक को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रिया कारक। और RHS को हम लोग उत्पाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह बेसिक चीज है जो आपको समझना आवश्यक है कि RHS को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थात राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसको हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रियाफल। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखिएगा कि LHS को हम लोग अभिकारक कहते हैं, RHS को हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, या LHS को हम लोग क्रियाकारक कहते हैं या RHS को हम लोग क्रियाफल कहते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। ठीक है, कि जब भी हम लोग समीकरण बनाते हैं तो एक हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट लेते हैं और दूसरा हम लोग राइट हैंड साइड, और बीच में कुछ कॉमन होता है जिसको हम लोग एरो के चिन्ह के माध्यम से दिखाते हैं, इज गोइंग टू, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि जादुई ट्रिक के माध्यम से हम लोग रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं। हमने अभी आपको बेसिक चीज़ बताई, बेसिक चीज़ जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप बेसिक चीज़ समझेंगे तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज के सबसे पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आपके एग्जाम में इस प्रश्न को जो है कहेगा कि दिए गए समीकरणों को संतुलित करें। ठीक है, देगा कि Mg + O2 इज गोइंग टू MgO। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीका से यह प्रश्न पूछ देगा कि मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो क्या बनता है। तो ये बातें याद रखिएगा कि मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है और MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब इस समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित करेंगे तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम जो है और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभिकारकों की जो है परमाणु संख्या किसका कितना है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम दिया है तो यहाँ पे ऐसे मैग्नीशियम लिखेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम में परमाणु की कुल संख्या कितनी है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, हम लोग इसको जादुई ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे बहुत कम समय में, अर्थात 1 मिनट में आप कैसे इसको बना लेते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से। और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है तो यह भी अभिकारक है, तो इसको हम लोग दूसरे समूह में रखेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया। इतनी बात आपको समझ में आ ही गया होगा। अब MgO अर्थात उत्पाद जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इसको हम लोग अलग समूह में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन के भी परमाणु संख्याएं कितनी है,
एक है, अर्थात ये एक ही ग्रुप में रहेगा, अर्थात एक ही समूह में रहेगा, क्योंकि ये एक उत्पाद है और सिंगल है। ठीक है, इसलिए हमने इसको एक समूह में रखा। अब हम लोग थोड़ा इसको समझेंगे ध्यान से कि यहाँ पे जो है अभिकारक में मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या एक है और उत्पाद में भी मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या एक है। ठीक है, यह इक्वल है अर्थात बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 है और यहाँ पे अर्थात उत्पाद में जो है ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 1 है। इसका मतलब है कि यह समीकरण संतुलित नहीं है, हमें इस समीकरण को संतुलित करना होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। तो याद रखिएगा, जब भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है तो हमने आपको बताया था पार्ट 1 में कि अगर आप नहीं देखे तो आप जा करके पार्ट 1 देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। ठीक है, तो जब भी हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम लोग दो विधि संतुलित करते हैं रासायनिक समीकरण को, एक बीजगणितीय विधि और दूसरा अनुमान विधि। ठीक है, तो हम लोग इस समीकरण को अनुमान विधि के माध्यम से हम लोग संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, तो हम लोग उत्पाद में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो मान लीजिए कि जब इस 2 से इस श्रेणी में इस समूह में हम गुना करेंगे तो मैग्नीशियम के लिए भी गुना करेंगे और ऑक्सीजन के लिए भी गुना करेंगे। तो मैग्नीशियम में जब हमने 2 से गुना किया मैग्नीशियम की परमाणु में तो यहाँ पे कितना आया, 2 आया। फिर ऑक्सीजन के परमाणु में 2 से गुना किया तो यहाँ पे कितना आया, 2 आया, क्योंकि 2 गुने 1 तो बराबर 2, 2 गुने 1 बराबर 2। इतनी बातें समझ में आ गई। जब हमने यहाँ पे 2 से गुना किया तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 हो गए और ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या 2 हो गए। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या तो 2 है, लेकिन मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 1 ही है। इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, जब 2 से इसकी परमाणु संख्या 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, अब इस तरह से जो है आप देखिए तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्याएं भी 2 हो गई और यह अभिकारक में भी और उत्पाद में भी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 हो गई। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्याएं भी 2 हो गई और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्याएं 2 हो गई। इसका मतलब है कि अब हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। तो यहाँ पे हमने 2 से कहाँ गुना किया, तो उत्पाद में गुना किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। और यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम में हमने 2 से गुना किया है तो हम लोग मैग्नीशियम के पास 2 बैठा देंगे। तो इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 2 हो गया, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है। तो आशा करते हैं कि यह हमने जो भी बातें बताई आपको वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। तो दूसरा नंबर प्रश्न है आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो दूसरा नंबर प्रश्न है कि H2 + O2 इज गोइंग टू H2O, अर्थात हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल का निर्माण किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको संतुलित करते हैं। तो संतुलित जब भी करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अभिकारक का एक समूह बनाएंगे, जैसे H2 का एक समूह बनाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का एक अलग समूह बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, और उत्पाद H2O अर्थात H2O एक समूह में रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H2 की जो परमाणु संख्या है 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे H2 है यहाँ पे, इसलिए H की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ भी नहीं है अर्थात 1 है, तो परमाणु संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। अब हम दोनों को संतुलित करेंगे अर्थात अभिकारक को भी और उत्पाद को भी। तो थोड़ा समझिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है ऑक्सीजन की परमाणु संख्याएं हम लोग क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्याएं 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, तो 2 में 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 4 कर दिया, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 आएगा। अर्थात हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 4, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 2 अभिकारक में, लेकिन हाइड्रोजन जो अभिकारक है यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। तो इसको भी 4 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो 2 दूनी क्या मिलेगा, 4, अर्थात हाइड्रोजन की भी परमाणु संख्या 4 हो गई और ऑक्सीजन की या उत्पाद की परमाणु संख्या 2 हो गई यहाँ पे। तो अभिकारक और उत्पाद दोनों इक्वल हो गया।
इसलिए हम लोग इस समीकरण को आसानी से आप संतुलित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और हाइड्रोजन में हमने 2 से गुना किया तो हम लोग हाइड्रोजन के सामने यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। अब देखिए तो 2 दूनी 4, अर्थात हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई 4, और यहाँ पे भी देखिए 2 दूनी 4, अर्थात हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई 4। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है तो यहाँ पे भी देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई 2 हो गई। तो इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात तीसरा समीकरण की ओर। तो आज का तीसरा नंबर समीकरण क्या है, तो समीकरण है N2 + O2 इज गोइंग टू NO। N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, यह बात आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिकारक क्या है तो N है, तो यहाँ पे N का अर्थात नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे। इसका O का भी एक अलग समूह बनाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो NO है, तो NO एक समूह में है तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 1 और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु संख्या है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हम लोग इसमें क्या चीज़ से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तभी ना नाइट्रोजन 2 होगा जी। तो हमने क्या किया 2 से 1 में गुना किया तो यहाँ पे क्या मिला 2 मिला, फिर 2 से 1 में ऑक्सीजन में गुना किए 1 परमाणु में तो यहाँ पे कितने परमाणु हो गए 2 हो गए, अर्थात ऑक्सीजन का भी परमाणु 2 हो गया और नाइट्रोजन का भी परमाणु क्या हो गया 2 हो गया। तो देखिए तो अभिकारक और उत्पाद आपस में क्या हो गए इक्वल इक्वल हो गया, अर्थात बराबर हो गया। तो आसानी से यह समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। तो हमने कहाँ 2 से गुना किया है तो उत्पाद में 2 से गुना किया है, ठीक है। तो हम लोग उत्पाद में क्या करेंगे 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया संतुलित हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2 हो गया तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, अर्थात चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है कि C+O2 इज गोइंग टू CO, अर्थात कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभिकारक में जो है कार्बन की परमाणु संख्या 1 है, इस समूह में अर्थात ऑक्सीजन वाला समूह में भी परमाणु की संख्या कितनी है अभिकारक में 2 है, लेकिन उत्पाद में जो है जो कार्बन और ऑक्सीजन का संयोग हुआ अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है तो इसमें कार्बन की परमाणु संख्या 1 है और ऑक्सीजन की भी परमाणु संख्या 1 है, ठीक है। अब हम इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभिकारक में कार्बन की परमाणु संख्या 1 है और उत्पाद में भी कार्बन की परमाणु संख्या 1 है, अर्थात कार्बन अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन में जो है परमाणु संख्या 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है, अर्थात ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे जो उत्पाद है उसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी परमाणु 2, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है लेकिन कार्बन की अभिक्रिया में परमाणु संख्या 1 ही है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन की परमाणु संख्या 2 हो गई यहाँ पे भी, अर्थात अभिकारक में भी और उत्पाद में भी कार्बन की परमाणु संख्या 2 हो गई, और ऑक्सीजन कार्बन की परमाणु संख्या 2 है तो अभिक्रिया में भी अभिकारक में भी क्या है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 हो गई, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हम लोग गुना किए हैं वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसका मान रख देंगे। जैसे उत्पाद में हमने 2 से गुना किया है तो हमने यहाँ पे 2 रख दिए, कार्बन के सामने हमने 2 से गुना किया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कार्बन के सामने 2 रख देंगे। तो इस तरह से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो आज का 5वां नंबर प्रश्न है आयरन जो है जल के साथ संयोग करके आयरन ऑक्साइड बनाया है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त किया है। आप जो है सोच रहे होंगे कि जो छोटा छोटा समीकरण है सर उसी को समझा रहे हैं, नहीं, अब हम लोग थोड़ा इससे भी बड़े समीकरणों को संतुलित करेंगे, कैसे आसान तरीका से, बहुत ठीक है, बहुत आसान तरीका से हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे आयरन है, यह क्या है अभिकारक है, H2O जल यह क्या है अभिकारक है, लेकिन Fe3O4 और आयरन ऑक्साइड क्या है उत्पाद है, H2 हाइड्रोजन क्या है उत्पाद है। अर्थात आयरन जो है जल के साथ संयोग करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, ठीक है। अब इसको संतुलित करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अभिकारक में जो है एक समूह बनाएंगे। जैसे आयरन की परमाणु संख्या कितनी है यहाँ पे 1 है और जल यहाँ पे देखिए
H2 एक अलग समूह बनेगा जिसमें हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। इतनी बातें समझ में आ गई। फिर उत्पाद में हम लोग आते हैं, तो उत्पाद में भी Fe3O4 अर्थात आयरन ऑक्साइड का एक अलग समूह बनेगा जिसमें आयरन की परमाणु संख्या 3 होगी और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे H2 है अर्थात हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास जो है, हाइड्रोजन को हम लोग एक अलग समूह में रखेंगे जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। अब हम लोग इसको संतुलित करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है, अर्थात आयरन की उत्पाद में आयरन की परमाणु संख्या 3 है और अभिकारक में आयरन की परमाणु संख्या 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो आयरन की परमाणु संख्या में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन में कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभिकारक में जो है 4 से गुना कर देंगे, तभी क्या होगा, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे कितनी हो गई, 4 दूनी 8 अर्थात 8 हो गई, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 अर्थात यहाँ पे भी, अर्थात उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 8 हो गई और अभिकारक में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 4 हो गई अभिकारक में और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 4 हो गए। ठीक है, और उत्पाद में आयरन की परमाणु संख्या 3 है तो अभिकारक में परमाणु संख्या कितनी है, 3 है। तो इस तरह से हमने जहाँ जहाँ गुना किया है उस अंक को जो है हम लोग इस समीकरण में बैठा देंगे। जैसे आयरन में हम लोग 3 से गुना किए हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग जल H2 अर्थात यहाँ पे जल के समूह में जो है हम लोग 4 से गुना किए हैं तो हम लोग यहाँ पे 4 बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद Fe3O4 अर्थात आयरन ऑक्साइड में हम लोग किसी भी संख्या से गुना नहीं किए हैं तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन हाइड्रोजन के में हम लोग 4 से गुना किए हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या बैठा देंगे, 4 बैठा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह रासायनिक समीकरण संतुलन जो है समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरी बताई गई बातें समझ में आ रही है तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हर MVVI क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर सबसे पहले प्राप्त हो और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी मेरे चैनल पर कर सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है N2 + H2 इज गोइंग टू NH3 अर्थात जो है नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग करके NH3 का निर्माण करता है अर्थात अमोनिया का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत इजी तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं, बहुत भारी नहीं है, जैसे हमने आपको पहले बताया था। ठीक है, कि यहाँ पे अभिकारक में जो है, जैसे यहाँ पे अभिकारक में N है तो N की एक समूह बनाएंगे और इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है तो हम लोग इसका एक समूह बनाएंगे और इसका हम लोग क्या करेंगे, 2 परमाणु संख्या दिखाएंगे। अब उत्पाद में आते हैं तो NH3 एक समूह है तो इसको हम लोग एक समूह में रखेंगे जिसमें नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है और हाइड्रोजन की कितनी है, यहाँ पे 3 है तो हम लोग 3 लिख दिए। ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभिकारक क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और उत्पाद क्या है, राइट हैंड साइड है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल करना है, दोनों बराबर करना है, तभी ये रासायनिक समीकरण संतुलित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस नाइट्रोजन में अभिकारक में जो है परमाणु संख्या नाइट्रोजन का 2 है, जबकि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन की जो है उत्पाद में परमाणु संख्या 1 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। जैसे ही आप 2 से गुना करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो है नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 मिल जाएंगी और 3 दूनी 6 अर्थात हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी मिल जाएंगी, 6 मिल जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 हो जाएंगी तो यहाँ पे अभिकारक में जो है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 ही है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, तभी ना 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गई और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 6 अभिकारक में, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई।
ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमने गुना किया वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, इस अंक को बिठा देंगे। जैसे उत्पाद में हमने 2 से गुना किया तो हम लोग यहाँ पे 2 बैठा देंगे। अभिकारक में हाइड्रोजन में हम लोग 3 से गुना किए हैं तो हम लोग अभिकारक के सामने 3 बैठा देंगे। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 है तो हम लोग उसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 हो गया। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 है तो यहाँ पे 3 दूनी 6, अर्थात ये हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है मेरी बताई गई बातें समझ में आ रही है। चलिए तो अगर आपको और भी रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखना है या अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ अगर आप और भी एमबीबीआई क्वेश्चन का पार्ट 2 चाहते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, तो आप जो है कमेंट में लिखें कि सर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का पार्ट 2 बनाएं। हम और भी बहुत सारे एमबीबीआई क्वेश्चन को जो है हम आपके समक्ष जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना लाएंगे पार्ट 2 लेकर के। ठीक है इसका, लेकिन फिलहाल आप जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर सबसे पहली बार हैं तो आप जो है एमबीबीआई क्वेश्चन अगर आपको तैयार करना है 10 क्लास का या इंटर क्लास का एमबीबीआई क्वेश्चन के साथ, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हर एमबीबीआई क्वेश्चन बिहार बोर्ड का सभी सब्जेक्ट का आपके एग्जाम में सबसे पहले आए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।